हेलो स्टूडेंट्स, मैं शंकर कश्यप पीजीटी फिजिक्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग और इसमें हम स्केलर वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझेंगे। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के टॉपिक को मैं स्किप कर रहा हूं क्योंकि छोटे टॉपिक्स हैं, आप इन्हें बुक से पढ़ कर भी समझ सकते हैं। और इसके जगह पर मैंने इसी वीडियो में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को डीपली और क्लियरली समझाया है और उसके न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट वीडियो के लिए रखा है क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनकी थ्योरी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैंने इन टॉपिक्स की अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन की है। तो काम शुरू करते हैं और टॉपिक्स को समझते हैं। चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड प्लेन की जो स्टार्टिंग है वो स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से होती है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ are that physical quantities which are not based on the direction, only based on magnitude, whereas vector physical quantities are based on direction and magnitude both। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे कि आपकी डिस्टेंस हो गई, वर्क डन हो गया, ये फिजिकल क्वांटिटी और भी है। वर्क डन हो गया, डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, ठीक है, प्रेशर हो गया, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इन फिजिकल क्वांटिटी की कैलकुलेशन के लिए केवल और केवल इनके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। जबकि इसके अलावा अगर आप डिस्प्लेसमेंट लेते हैं यहाँ पर, या फिर आप एक्सेलरेशन लेते हैं, वेलोसिटी लेते हैं, फोर्स लेते हैं, तो इन फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा आप ऐसे समझ लीजिए कि इन फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़ीरो भी हो सकता है, यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। जबकि ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये डायरेक्शन के बेस पर ज़ीरो हो जाती हैं। अब इसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए कि अगर आप ईस्ट की तरफ जाते हैं 5 मीटर ईस्ट, तो ये 5 मीटर मैग्नीट्यूड हो गया और जो ईस्ट है वो आपकी डायरेक्शन हो गई। अगर आप वेस्ट की तरफ जाते हैं 5 मीटर वेस्ट इसी पॉइंट से, तो 5 मीटर क्या है वो मैग्नीट्यूड हो गया, वेस्ट क्या होगी डायरेक्शन। इस तरीके से अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से चला और बी पर पहुंचा और बी से फिर दोबारा ए पर आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एस कितना हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कोई बॉडी है, अब ये देखिए ये डायरेक्शन पे बेस्ड थी दोनों फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी इसलिए ज़ीरो हो गई। एक कोई मान के चलिए कोई पार्टिकल है, उस पर अगर 3 इक्वल फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि इस टेबल को 3 बच्चे इक्वल फोर्स से खींचें, 100 न्यूटन के इक्वल फोर्स से अगर आप खींचते हैं और तीनों ही फोर्स का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, तो इस जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, यानी कि इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ये सारी बातें हम किससे समझते हैं, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से समझते हैं। इसलिए इस चैप्टर में हम जो भी डिस्कशन करेंगे वो डायरेक्शन बेस्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ का करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं जिसका नाम है, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले आपने समझा कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट है तो एस लिखेंगे और उसके ऊपर ये इस तरह से एरो लगा देंगे। तो ऐसे ही हम मान लेते हैं कि दो कोई फिजिकल क्वांटिटी हैं पी और क्यू। एक फिजिकल क्वांटिटी पी जो किसी इनिशियल पॉइंट स्मॉल ए से चलती है और बी तक पहुंचती है, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्यू है जो कि बी से चलती है और सी पर पहुंचती है। इस तरीके से ये जो फिजिकल क्वांटिटी क्यू है वो विद रेस्पेक्ट टू पी कितना एंगल बनाती है, ऐसा मान लेते हैं ये एंगल थीटा बना लेती है, ठीक है। ये क्यू फिजिकल क्वांटिटी है। हम क्या करते हैं, हमें पता करना है पी और क्यू ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी का रिजल्टेंट कितना होगा, यानी कि इनका एडिशन कितना होगा इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का। अब तक इससे पहले आपने क्या पढ़ा था कि अगर इस तरह से कोई फिजिकल क्वांटिटी है दो, ए और बी, तो उनके लिए आप ऐड कर देते थे इन दोनों को, इन दोनों रिजल्टेंट निकालने के लिए। वेक्टर आर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आर क्या है, रिजल्टेंट है ए और बी का। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पर ये दो फिजिकल क्वांटिटी हों
डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसके लिए हम ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन फॉलो करेंगे। तो इसी चीज़ को हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट से हम जो आपने एक्सटेंड लाइन बनाई है वेक्टर पी की डॉट डॉट करके, इस पर एक नॉर्मल डालते हैं इस तरह से करके, इसका नाम स्मॉल डी दे देते हैं, ठीक है। अब बाकी इसमें जो ए से सी तक रिजल्टेंट है पी और क्यू का, उसका नाम हम आर दे देते हैं। तो ये नाम हमने यहाँ पर वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के रिजल्टेंट का नाम हमने आर दे दिया। यहाँ जो इन पर एरो लग रहे हैं, एरो लगने का मतलब क्या है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, यानी डायरेक्शन बेस्ड हैं, ये किसी न किसी डायरेक्शन में हैं, क्योंकि ये एंगल थीटा है यहाँ पर। तो अब इस एंगल की बिहाफ से हम क्या करते हैं कि सी डी और बी डी की वैल्यू निकाल लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल किस में, बी डी सी में। तो अब जब यहाँ पर आप साइन थीटा लगाएंगे इस ट्रायंगल बी डी सी में, साइन थीटा जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आपका लेंथ अपॉन हाइपोटेनस। तो डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, क्यू साइन थीटा। और जब आप ट्रायंगल बी डी सी में कॉस थीटा लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आपके पास हाइपोटेनस कितनी है, क्यू, और ये आ जाएगा बी डी इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा, ठीक है। इसको मैं अलग से बता देता हूँ, एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने लिया ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लिया, बी डी सी, बी डी सी। इसमें आपने क्या किया, साइन थीटा लगाया। साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, लेंथ यानी कि परपेंडिकुलर डी सी अपॉन हाइपोटेनस बी सी। अब डी सी की वैल्यू कितनी है, वो तो क्वेश्चन मार्क है, वो तो आपको पता करनी है डी सी। लेकिन बी सी कितना आपके पास में, बी सी का मैग्नीट्यूड है क्यू। यहाँ पर साइन थीटा खुद अपने आप में डायरेक्शन है, एंगल है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्यू लिया जाएगा। तो डी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू डी सी। तो हमने यहाँ पर डी सी इक्वल्स टू कितना लिख दिया, क्यू साइन थीटा। अब आते हैं इस पर। अब इसी ट्रायंगल बी डी सी में, ट्रायंगल बी डी सी में आप क्या करेंगे, कॉस थीटा लगा दें। कॉस थीटा अब जब आप लगाएंगे यहाँ पर तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रायंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना आपका, बी डी, और हाइपोटेनस कितनी है आपकी, बी सी। बी डी तो आपको पता करना है, लेकिन बी सी कितना आपके पास में, वो क्यू है उसका मैग्नीट्यूड। तो बी डी का आंसर कितना आ जाएगा, क्यू कॉस थीटा। तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए ये वैल्यूज़ मैंने पहले ही यहाँ पर लिख दी थी, तरीका इनका ये है निकालने का। अब आपके सामने जो क्वेश्चन ये आता है कि निकाली क्यों है, निकाली इसलिए है क्योंकि हमें रिजल्टेंट आर निकालना है इस ट्रायंगल ए डी सी में, और इसे निकालने के लिए हम जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी को यूज़ करेंगे। काम शुरू करते हैं। आपके लिखेंगे हम टू फाइंड द रिजल्टेंट आर, टू फाइंड द रिजल्टेंट आर, रिजल्टेंट आर क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी, राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ए डी सी में क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए। ये क्या होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू, यानी कि ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, यही आएगा आंसर। अब आपने क्या काम किया था कि ए सी की वैल्यू अभी नहीं रख रहे हैं, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी किसके इक्वल है, यहाँ पर ये ए बी प्लस बी डी के इक्वल है, तो ए बी प्लस बी डी का होल स्क्वायर प्लस डी सी किसके इक्वल है, वो डी सी अपना डी सी स्क्वायर के इक्वल है। अब इसे थोड़ा ओपन कर दें, ए बी इक्वल्स टू कितना, ये इनका दोनों को ओपन कर दीजिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए बी बी स्क्वायर का मतलब ए बी जो यहाँ पे बी स्क्वायर इसका मतलब ये नहीं है कि ए का स्क्वायर नहीं है, मतलब ये होल स्क्वायर है इस तरह से, प्लस टू ए बी इंटू बी डी प्लस डी सी होल स्क्वायर। पुट ऑल वैल्यूज़, पुट द मैग्नीट्यूड, सब हर एक का मैग्नीट्यूड रख दीजिए। मैग्नीट्यूड कैसे रखेंगे, ए सी किसके इक्वल है, आर के इक्वल है,
इक्वल्स टू ए बी किसके इक्वल है आपका, पी के इक्वल है, तो पी स्क्वायर। बी डी किसके इक्वल है, बी डी की वैल्यू यहाँ पर है क्यू कॉस थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2। ए बी किसके इक्वल है यहाँ पर, पी के, ठीक है। और ये बी डी किसके इक्वल है यहाँ पर, ये इक्वल है क्यू कॉस थीटा के, तो इस वैल्यूज़ को रख देते हैं यहाँ पर। तो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है मैंने सभी की, ए बी बी डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है, बी डी क्यू कॉस थीटा, डी सी की वैल्यू यहाँ पर क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगी, डी सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर। तो अब क्या करना है आपने, अब आपको ये जो टर्म है क्यू स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक तरफ कर लेते हैं, तो आपके पास में आ जाएगा आंसर आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, यहाँ से और यहाँ से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा, 2pq कॉस थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, तो आर से यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, पूरी इक्वेशन आपके अंडर रूट में आ जाएगी। ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है। ये आपका आ गया आंसर। आपने क्या पता कर लिया, आपने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पता कर ली अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, अंडर रूट में आपका ये आंसर आ गया है। अभी जो आपने निकाला है, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ये वो कंडीशन है जब दो फिजिकल क्वांटिटी पी और क्यू किसी पर्टिकुलर एंगल पर होती है, उनका रिजल्टेंट हमें फाइंड करना होता है। ये तो बात हुई रिजल्टेंट फाइंड करने की, लेकिन अगर आपको रिजल्टेंट आर का एंगल पता करना हो किसी एक वेक्टर से, जैसे कि हम बीटा मान लेते हैं, तो तब क्या करना होगा, तब आपको यहाँ पर फिर दोबारा इसी ट्राइंगल को यूज़ करना होगा, किस ट्राइंगल को, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आ जाएगा टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर। तो कैसे फाइंड करेंगे, इन ट्राइंगल ADC में tan बीटा लगा दीजिए, tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेंथ अपॉन बेस। लेंथ कितनी है आपके पास में, DC, बेस कितना है AD, लेकिन AD खुद किसके इक्वल है, AB प्लस BD के इक्वल, तो DC को एज इट इज़ DC लिख दीजिए और AD को किस में ब्रेक कर देंगे, AB प्लस BD। क्लियर। अब इसमें क्या करें, tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, DC की वैल्यू कितनी है, Q साइन थीटा के इक्वल, ये हो जाएगा Q साइन थीटा अपॉन AB कितना है, P के इक्वल, प्लस BD कितना है, Q कॉस थीटा के इक्वल, तो हो जाएगा Q कॉस थीटा, ठीक है। ये आपकी आ गई डायरेक्शन tan बीटा। आप चाहें तो से बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन में P प्लस Q कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, इस तरह से ये लिख सकते हैं डायरेक्शन। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है फ्रॉम द वेक्टर P। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपने एक चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर P Q पर कहीं भी वेक्टर नहीं लगा है। वेक्टर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आपने यहाँ पर डायरेक्शन दिखाई है, वो साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में है डायरेक्शन, इसलिए अब आप क्या ले रहे हैं, P और Q का केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। जब डायरेक्शन पता नहीं होती है तब हम इस पर वेक्टर लगाते हैं। जब डायरेक्शन आपके पास ऑलरेडी नोन है तो आपको वेक्टर नहीं लगाना है। P और Q का मतलब है केवल आप इनका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू इनकी आप ले रहे हैं, ठीक है। अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि 11th 12th और आगे जो आप फर्दर पढ़ाई करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो इसी पर बेस्ड है। तो इसको भी, उस टॉपिक को भी साथ ही साथ कर लेते हैं जिससे कि आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसका कि डायग्राम मैंने यहाँ पर बना दिया है। इस डायग्राम को थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है A से लेकर B तक का, ये वेक्टर P है। B से लेकर C वेक्टर Q है। वेक्टर P और वेक्टर Q का रिजल्टेंट वेक्टर R है। और C से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है एक्सटेंशन ऑफ
ए बी पर, जो कि डी पॉइंट में मिलता है। इस तरीके से ये जो पॉइंट है डी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हमने क्या काम किया है कि वेक्टर पी के पैरेलल एक वेक्टर पी लिया ऊपर, जिसका नाम हमने ई सी दिया है, और वेक्टर क्यू के पैरेलल एक वेक्टर क्यू लिया है, जो कि वेक्टर क्यू की सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड पर है, इसका नाम ए ई है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है ए बी सी ई, ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम, किसी रेक्टेंगल की तरह, किसी रोम्बस की तरह। अब इसमें जो एंगल वेक्टर क्यू का है, एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर पी से थीटा, वही एंगल वेक्टर क्यू का रहेगा विद रिस्पेक्ट टू पी, और जो रिजल्टेंट आर है उसका हम एंगल मान लेते हैं बीटा, वेक्टर आर का। तो इस डायग्राम के अंदर जो वेक्टर बी और वेक्टर क्यू, ये दोनों वेक्टर्स एक्चुअल में यूज़ होते हैं किसी पॉइंट से। जैसे कि आप किसी चेयर को ये कोई चेयर है और इस चेयर को आप दो फोर्स से खींचो, एक इधर सपोज दैट 100 न्यूटन से, और एक सपोज दैट आप इसे इस तरह से खींचो 120 न्यूटन से। तो चेयर जो है वो इस तरह का कोई बीच का पाथ गवर्न करती हुई जाएगी। ये जो बीच का पाथ है ये वाला, इसी को हम रिजल्टेंट आर बोल देते हैं, जो कि हम आगे क्वेश्चन में समझेंगे। बाकी ये जो सपोर्टिव वेक्टर्स हैं ये 100 न्यूटन का ऊपर हो जाएगा और 120 न्यूटन का पैरेलल ये हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने वेक्टर आर को, यानी कि रिजल्टेंट आर को निकालने के लिए यूटिलाइज़ करेंगे। प्रोसीजर बिल्कुल पहले वाला ही फॉलो होगा जो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ रहे थे इस जगह पर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमें क्या करना है। अगर आप इसका कंपैरिजन करें डायग्राम का, तो ये बिल्कुल पिछले बार डायग्राम से बिल्कुल कॉपी है, ए बी सी वाला। अगर आप इसी एंगल को, जो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो एंगल है थीटा, इसे आप यहाँ भी बना सकते हैं इस जगह पर, यानी कि वेक्टर पी को आप वेक्टर क्यू से दिखा सकते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि इस जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से जो रिजल्टेंट आर है दैट विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा हो जाएगा अंडर रूट में, और जो डायरेक्शन है tan बीटा दैट विल बी इक्वल्स टू हो जाएगी q साइन थीटा अपॉन में p प्लस q कॉस थीटा, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि इसे सॉल्व करने के लिए आपको ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन का ही प्रोसीजर फॉलो करना है। यहाँ पर कुछ स्पेशल केस होंगे। स्पेशल केस क्या होंगे आपके, जैसे कि स्पेशल केसेस, वो केसेस ये होंगे कि इफ़ नंबर 1 थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री हो। थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब क्या है कि पी और क्यू एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। इसका मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूँ आपको। इस तरीके से वेक्टर पी इज पैरेलल टू वेक्टर क्यू, यानी कि ये एंगल अगर बीच का थीटा आ रहा था और पी कितना हो गया 0 डिग्री, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू आप लिख देंगे इस जगह पर, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2p की कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो अंडर रूट में आंसर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 रख देंगे। ये किसके इक्वल होता है, ये आपका आंसर रहता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, या फिर r इक्वल्स टू आ जाएगा p प्लस क्यू। इसीलिए आपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या सीखा था, अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हैं, पैरेलल हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा ऐड होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में है तो वो ऐड हो जाते हैं। वो क्यों ऐड हो जाते हैं, उसका रीज़न ये है। अच्छा, दूसरा केस ले लीजिए। मान लीजिए कि आपने कहा कि वेक्टर सेकंड केस कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, किसके बीच में, P एंड Q। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया सपोज दैट वेक्टर P और ये हो गया वेक्टर Q, ठीक है, दोनों 90 डिग्री के हो गए। जो अब तक थीटा चल रहा था, इस तरह से आप बना रहे थे ना डायग्राम न्यू करके, Q और P ये थीटा दिखा रहे थे, ये दोनों कितने हो गए, अब 90 डिग्री पर हो गए। तो 90 डिग्री पर होने पर, इस तरह से होने पर
जो इनका रिजल्टेंट है वो इस तरह से कुछ करके जाएगा बीच में से यूँ करके, और ये इस तरह से एक पैरेललोग्राम बना देंगे। तो आपको इतना माथापच्ची तो करनी नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला बना लिया है। तो आप सीधे यहाँ पर आर में क्या करेंगे, cos 90 की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, 0। इस जगह cos 90 कितना आ जाएगा, 0। तो आपका आंसर कितना बन जाएगा यहाँ पर, r इक्वल्स टू अंडर रूट में p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2p q cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू अंडर रूट में p स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर। यही तो पाइथागोरस थ्योरम होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तीसरा केस है इसका, जबकि आपका एंगल थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो। थर्ड केस, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री हो, यानी कि वेक्टर p इस तरफ है और वेक्टर q इस तरफ है किसी पॉइंट से। जैसे कि आप किसी पोल को, एक बच्चा इधर 100 न्यूटन से खींच रहा है और दूसरा भी 100 न्यूटन से खींच रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये पोल बैलेंस रहेगा। लेकिन अगर किसी एक का फोर्स ज़्यादा हो जाता है 200 न्यूटन, तो ये पोल उधर की तरफ टर्न हो जाएगा। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इस केस में रिजल्टेंट आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो आंसर क्या आ जाएगा, cos, यहाँ पर जब -1 पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2pq। और ये किसके इक्वल होता है, r इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, या फिर r इक्वल टू आ जाएगा p माइनस क्यू। यानी रिजल्टेंट जो p है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है q से। ऐसा हम लेके चल रहे हैं, इसमें उल्टा भी हो सकता है। ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, इस तरह से करके। तो ये 3 केस थे। अब इनकी डायरेक्शन की बात भी कर लेते हैं लगे हाथ। अगर आप इनकी डायरेक्शन जैसे कि थीटा लेते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है, तो tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, tan बीटा या बीटा इनवर्स आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा q साइन 0, q साइन 0 अपॉन में p प्लस q cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। तो tan बीटा कितना आ जाएगा आपका, 0 डिग्री। ठीक है, सॉल्व करके। ऐसे ही दूसरा केस ले लेते हैं। अगर आप बोलते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, tan बीटा कितना हो जाएगा। ये सारे कंपैरिजन किससे करने हैं आपने, जो आपने डायग्राम बनाया था पैरेललोग्राम का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आंसर, q साइन 90, ये तो पहले का आंसर हो गया, अपॉन में p प्लस क्यू cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 90 की वैल्यू 1। तो ऊपर आंसर क्या आ जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू q अपॉन p। ये आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम की मदद से अगर आप समझें तो ये केस इस तरह से कुछ बनता है, ये वेक्टर p और ये वेक्टर q। ठीक है, ये इनका रिजल्टेंट हो गया। अगर थोड़ा बड़ा डायग्राम करके दिखाऊँ मैं आपको, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये पैरेललोग्राम बन जाएगा इसका, ये रिजल्टेंट r हो जाएगा। अब ये वेक्टर p है, दिस इज़ वेक्टर q है, एंड दिस इज़ बीटा। तो आपने क्या करना है, आपने रिजल्टेंट r तो क्या निकाल लिया, अब आपको डायरेक्शन निकाल ली। तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेंथ अपॉन में बेस। तो डायरेक्शन निकाल रहे हैं आप, इसलिए मैग्नीट्यूड आपको रखना होगा। q की वैल्यू जितनी आती है वो यहाँ पर रख देंगे, p की वैल्यू जो भी कुछ आती है वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ये टोटल 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री होगा। इसके बाद में थर्ड केस ले लेते हैं। थर्ड केस में आप क्या करते हैं कि थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री रखते हैं। 180 डिग्री में tan बीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा q साइन 180 अपॉन में p प्लस q cos 180। जो cos 180 की वैल्यू है वो -1 है, और साइन 180 की वैल्यू है वो कितनी होती है, 0। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा, tan बीटा इक्वल्स टू 0 अपॉन p माइनस क्यू। तो आंसर आ जाएगा 0। तो बीटा tan बीटा की वैल्यू, अब ये हम देख लेंगे कि tan के किस एंगल में 0 मिलता है आपको एंगल। अब q अपॉन p है, सपोज दैट q भी सपोज दैट 95 है, p भी 95 है, तो 95 अपॉन 95 1 हो जाएगा।
अब टेनिकस एंगल में आंसर 1 आता है, वो 45 में आता है, तो बीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये तब के लिए दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल्स होंगे, अलग अलग भी हो सकते हैं दोनों। न्यूमेरिकल के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके हम कई न्यूमेरिकल करेंगे पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के, जिससे कि आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। अभी आप फिलहाल इसको एक बार अपनी थ्योरी में लर्न करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिनमें हम न्यूमेरिकल्स ही करेंगे और बात को अच्छी तरह समझेंगे।